Hello and welcome back, my dear students of 9th Standard English Medium. And we are into this chapter number 11 of Civics, Indian Judiciary. ठीक है, ये हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है इंडियन जुडिशरी और उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एपेक्स कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हमें डिस्कशन करना है, सुप्रीम कोर्ट का ही डिस्कशन चल रहा है अभी, ओके। और उसमें जो आज हमें बात करनी है वो है पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या सत्ताएं होती है, उनके अंडर में क्या पावर्स होते हैं, उसका बारे में, और उसमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड देन अपैलेट जुरिसडिक्शन एंड देन द थर्ड वन इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन and then we will also discuss about the other powers। ठीक है, और बहुत ही important topic है powers of supreme court, ऐसा करके शॉर्ट नोट भी आती है जिसमें आपको बहुत डिटेल में इस तरह से उसके सब टॉपिक्स को लिख के आपको डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, हालांकि भले ही टॉपिक लंबा हो लेकिन उसको समझना आसान है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होता है बस हमें उतना ही समझना है, दैट इज द मेन थिंग। तो पढ़ते हैं। द पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द टॉपिक दैट स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 87। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया possesses more power and has vast jurisdiction in comparison of any other country in the world। पहला ही सेंटेंस बहुत ही रिमार्केबल है। दुनिया की किसी भी कोर्ट के मुकाबले इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर्स है। कोर्ट तो हर एक कंट्री में होती है और सुप्रीम कोर्ट के जैसी ही कोई ना कोई सर्वोच्च जो अदालत है वो भी होती ही होंगी हर एक देश में, लेकिन जितना पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है इंडिया की उतना किसी भी देश की कोर्ट के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी लेवल की क्यों ना हो। ठीक है, this jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction। तो तीन मेन डिवीजन है, ओरिजिनल, appellate and advisory। जो चौथा मैंने लिखा है वो तो अदर पावर्स है, बट अदरवाइज देर आर थ्री मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके नाम है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो मूलभूत सत्ता जो है, बेसिक लेवल के जो पावर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उसको हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहेंगे। When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such power is known as original jurisdiction, and Supreme Court has the power to make decision regarding the case which no other court has। ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का ये डेफिनेशन है कि केस का हियरिंग करने के बाद, ठीक है, डायरेक्टली उसका जजमेंट देने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। दूसरी और किसी भी कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि केस का हियरिंग करने के बाद डायरेक्टली वो किसी को भी रेफर किए बगैर डायरेक्टली वो अपना जजमेंट दे सकती है। और रिमेंबर वन थिंग, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ जो जजमेंट होता है उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का ही एक पार्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट कोर्ट है तो उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। Under this jurisdiction, the following parties should be involved whose conflicts are resolved by the Supreme Court। अब सुप्रीम कोर्ट जिस केस का हियरिंग सुन के जजमेंट देती है तो वो केस में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होती है उसके बारे में 1 2 3 करके पॉइंट्स दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, इट हैज द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। कई बार पार्टीज यानी कि दो आमने सामने वाली जो पार्टीज होती है उसमें से एक इंडियन गवर्नमेंट भी होती है, दूसरी इंडिया के कोई स्टेट की गवर्नमेंट भी हो सकती है।
या तो फिर एक से ज्यादा स्टेट की गवर्नमेंट्स भी हो सकती है और एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है इट हैज द पावर ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। ठीक है, यानी कि दो राज्यों के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट अपना हियरिंग दे सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य एक तरफ और दूसरी ओर एक से ज्यादा राज्यों की गवर्नमेंट होती है, और उससे उल्टा भी होता है कि देयर आर मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन वन साइड एंड देन देयर इज ओनली वन स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है it has complete power to give judgment regarding fights or quarrels between states। ठीक है, तो वो भी लगभग वैसा ही मुद्दा है कि पहले हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अभी स्टेट वर्सेस स्टेट्स। एक स्टेट की गवर्नमेंट है और सामने दूसरे राज्यों की गवर्नमेंट, ऐसा भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और चौथा जो है सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अगर मान लो कि कोई पार्टी भी नहीं है, कोई केस ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उनको राइट है कि यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने किसी कोई नियम बनाया है या कायदा बनाया है, तो उसके बारे में भी भले ही वो बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी उसको बदलने का या तो उसके बारे में कोई जजमेंट देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। तो हम समझ सकते हैं कि इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो कितनी पावरफुल है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये हम समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेटमेंट, इट हैज द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Moreover, it is empowered to issue the habeas corpus mandamus or order of prohibition। habeas corpus mandamus या तो फिर order of prohibition यानी किसी चीज के ऊपर रोक लगाना, इसको habeas corpus mandamus कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा अहम चीज ये है जो उसके पहले लिखा है कि इंडिया के जो सिटीजन्स है उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर उनको ऐसा लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई ना कोई तरीके से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे भी इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को मिलना ही चाहिए, वैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, तो जाने अनजाने में अगर गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर जानबूझकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई रोक लगाई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करके गवर्नमेंट को सूचना दे सकती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। It is not in the jurisdiction of the Supreme Court to settle dispute related distribution of the river waters between the state। ठीक है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमने क्या सत्ता होनी चाहिए वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कौन सा उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है वो भी हमें जानना जरूरी है कि दो राज्यों के बीच में जो दोनों राज्यों से गुजरने वाली अगर कोई रिवर है तो उसका पानी का जो बंटवारा होता है उसके बारे में फैसला करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो स्टेट हो गया या स्टेट हो गया या तो स्टेट्स हो गया या तो फिर स्टेट्स ऐसा हो गया, यानी कि एक के सामने दूसरा स्टेट है, फिर यहां पे एक तरफ एक से ज्यादा स्टेट है और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही स्टेट है, या तो फिर एक तरफ एक ही स्टेट है और दूसरी तरफ एक से ज्यादा स्टेट है, या तो फिर दोनों तरफ एक से ज्यादा स्टेट्स है।
तो ऐसा अगर पानी के बंटवारे के मामले में राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो फैसला करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ठीक है। अ सेपरेट वाटर ट्राइब्यूनल गिव्स जजमेंट। तो फिर ये जजमेंट कौन देगा? ये अगर आपके दिमाग में सवाल आता है तो उसका जवाब ये है कि ये पानी का बंटवारे का जो इश्यू है उसको सेटल करने के लिए अलग से वाटर ट्राइब्यूनल की रचना की गई है, वही ये सबका डिसीजन लेते हैं। The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. They have to be respected by all. जो मैंने आपको आगे बताया वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है, सबको उसको स्वीकारना पड़ता है, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे टाइप का जुरिस्डिक्शन, दैट इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन। उसको ये टॉपिक में आगे भी लिखा है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में जनरली क्या चीज आता है? 3 types of appeals can be made in Supreme Court and or under the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction का मतलब ये टाइटल में ही समझाया गया है, ठीक है, कि जजमेंट आने के बाद कोई भी कन्विक्ट जो है 3 अलग अलग उसको 3 चांस मिलते हैं, यानी कि 3 अलग अलग तरीके से वो अपील कर सकता है जजमेंट को वापस रिव्यू करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं, उसका डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। 1. केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, खास करके ऐसे केसेस। दूसरा, अपील अगेंस्ट सिविल केसेस। सिविल केसेस का बारे में अगर अपील करना है, खास करके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट अगर होते हैं तो ठीक है। और तीसरा है अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस के बारे में भी वैसे 3 अलग अलग तरीके से अपीलें की जा सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, ये तीनों टाइप के केसेस के रिलेटेड कन्विक्ट जो है जजमेंट आने के बाद 3 अलग अलग तरीकों से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और इसी को हम एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब डिटेल में आगे हम पढ़ते हैं। नंबर 1, एनी पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट अंडर और रिट गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑन एनी केस only if a certificate is issued by High Court along with the judgment that the case involved any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contained any important question of law, and hence the petitioner can appeal the Supreme Court for the same. ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं आपको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि इसका मतलब ये है, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ कोई नियम या तो कोई कायदा है, उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है कुछ गलत तरीके से, ऐसा अगर किसी को लगता है, ठीक है, तो वो पहले हाई कोर्ट में केस उसके सामने करेगा, और हाई कोर्ट में उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है पिटिशनर, ठीक है, वो रिट पिटीशन करता है, यानी कि रिटन फॉर्म में वो एप्लीकेशन दे के हाई कोर्ट में अर्जी करता है, और उसके बावजूद भी उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर कोई जजमेंट नहीं मिलता है हाई कोर्ट से तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाँ, शर्त ये है कि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट इशू किया है जिसमें ऐसा लिखा है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए कर सकते हैं, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। इन कन्विक्ट को, यानी कि जो अर्जदार है, उसको एक्चुअली हाई कोर्ट में बताना पड़ता है कि उसकी इच्छा है सुप्रीम कोर्ट में केस रिव्यू करवाने की। तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट कैन गिव हिम दैट सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। ठीक है,
if any such certification is not given by High Court, and if the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if the Supreme Court finds that any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal. Okay, रूल ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वैसा ठीक है। लेकिन ऐसा भी एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसका केस का रीडिंग डेफिनेटली करती जरूर है, वो सर्टिफिकेट मांगती भी है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं भी दिया है तो एटलीस्ट एक बार जो पूरा इश्यू है उसको पढ़ती है और उनको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो विदाउट सर्टिफिकेट ऑल्सो उस केस का हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। But in any of the circumstances, only the petitioner who is a party in the working of the High Court can approach the Supreme Court only under the reason that a false judgment is issued by the High Court or any other court. तो जो कोई भी पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसका अपील जनरली ये होता है कि नीचे वाली जो कोर्ट थी, कोई भी कोर्ट या हाई कोर्ट, उन्होंने डिसीजन गलत दिया है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार डिसीजन गलत हो सकता है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है, तभी वो केस का हियरिंग आगे बढ़ाती है। अगर उनको इनिशियली ही ऐसा लग जाता है कि नहीं, इसको रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं, जो जजमेंट दिया है वो बराबर सही है, तो उनका जजमेंट तुरंत आ जाता है। इंस्टेंटली वो बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वही सही है और वही फॉलो करना है, दैट्स ऑल। तो वहां पे केस खत्म हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है इन केस ऑफ सिविल केसेस। अब हम सिविल केस की बात करेंगे। पहला हमने देखा वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ appellate jurisdiction is civil cases. In case of the civil cases, if the High Court certifies that the case involves important question of interpretation of law and that the case holds general importance and it is necessary that the Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court. Okay? यानी कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल केस है, जनरली एक प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट मान लो कि अगर है, ठीक है, या तो कोई दूसरा टाइप का डिस्प्यूट जिसको क्रिमिनल हम नहीं कह सकते, ठीक है, और हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ अगर जरूरत पड़े तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है, तो वहां पर भी सर्टिफिकेट इश्यू करती है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अलाउ करती है सर्टिफिकेट इश्यू करके, ठीक है। तो पिटिशनर जो है इन सच केस ही और शी कैन डेफिनेटली गो टू सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्व अ सम ऑफ रुपीज ऑफ 1 लाख और मोर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल कोर्ट में जनरली प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ऐसा डिस्प्यूट जिसकी वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसी को हम सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हम जा सकते हैं। 1 लाख रुपए से अगर कम वैल्यू होगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते, ठीक है। जो हाई कोर्ट ने बोला वही फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है इन दैट केस। बट अदरवाइज द प्रॉपर्टी दैट इज वैल्यूड मोर देन 1 लाख रुपीज, ओके, देन such case, such civil case only can be challenged higher in the Supreme Court. अब आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के appellate jurisdiction की, जिसको हम क्रिमिनल केसेस कह सकते हैं, ओके। तो क्रिमिनल केसेस यानी कि शायद आपको पता ही होगा कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के जो क्राइम अगर हुए हैं, ठीक है, मर्डर वगैरह, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रहती है। इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, if any lower court has acquitted the criminal from a capital punishment, and in that case the high court has given capital punishment to the criminal,
then in such circumstances an appeal can be made in the Supreme Court. ठीक है, अब मान लीजिए कि क्रिमिनल केस के बारे में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने कल्प्रिट को सजा दे दी और वो सजा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है। ओके, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि लाइक फांसी की सजा या तो फिर आजीवन कारावास, जिसको हम कह सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि जब तक वो क्रिमिनल जिंदा रहता है तब तक उसको जेल में रहना पड़ता है। सच काइंड ऑफ पनिशमेंट इज नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। तो ऐसी अगर पनिशमेंट मिलती है किसी क्रिमिनल को तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट का मामला है किसी की लाइफ के बारे में, हालांकि वो क्रिमिनल ही है और मोस्ट प्रोबेबली वो रियल में क्रिमिनल है और जो हाई कोर्ट ने सजा सुनाई वो बराबर सही भी है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा चांस देता है क्रिमिनल को कि शायद 1% भी अगर ऐसी संभावना है कि जजमेंट गलत हो सकता है, ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी की जांच करने के लिए वो हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वो डेफिनेटली एक बार सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। ओके, पार्लियामेंट जो है वो उसका लाइक एक पावर उनके पास ये रहता है कि एक बिल पास करवा के सुप्रीम कोर्ट की सत्ता बढ़ा भी सकती है। अभी तक हमने जो पढ़े, ठीक है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उनके पावर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी अगर ज्यादा पावर्स अगर सुप्रीम कोर्ट को देने हैं तो वो पार्लियामेंट के जरिए दिए जा सकते हैं, एक बिल पास करवा के पार्लियामेंट में। ठीक है, अब तीसरे टाइप का जो जुरिस्डिक्शन है उसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहेंगे। द थर्ड टाइप इज नोन एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो आइए पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। If the president feels that any particular matter or question holds importance from one point of view, from the point of view of public welfare, then the president can take a counsel of the Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for a consideration. अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर इश्यू है, ठीक है, जो कि पब्लिक वेलफेयर को टच करता है, ठीक है, तो उसमें कोई फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट को वो अप्रोच करते हैं। जनरली हम प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर में एक्चुअली हम ये पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में नियम बनाती है, बहुमत से उसको पास किया जाता है। पहले बिल आता है पार्लियामेंट में, फिर अगर वो क्लियर मेजॉरिटी से पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट के स्टैंपिंग और सिग्नेचर के लिए वो जाता है। प्रेसिडेंट को उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना होता है, उनको सिर्फ स्टैंप और सिग्नेचर उनका लगाना होता है और उसके बाद वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। ऐसा हमारी डेमोक्रेसी में देखा जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट वो चीज को पढ़ते जरूर है एक बार, और वो पढ़ाई करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक वेलफेयर क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, तो उसको पास करवाने से पहले, हालांकि पार्लियामेंट से तो पास हो चुका है, लेकिन कहीं पे अगर पब्लिक वेलफेयर को नुकसान करने वाला अगर ये बिल है, ऐसा अगर प्रेसिडेंट को फील होता है, तो उस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है, वो एडवाइस जो है वो ले सकते हैं और उसी के बाद ठीक है वो अपना डिसीजन उसमें देते हैं, अपना स्टैंपिंग और सिग्नेचर करते हैं। और इसीलिए ये टाइप का जो होता है जुरिस्डिक्शन, उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा गया है। ओके, अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ, रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रेलेवेंसी ऑफ एनी बिल। खास करके यहाँ पे कोई लॉ है या रियलिटी है या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कुछ तरीके से किया गया है, ठीक है, बिल में, तो ये तीन मुद्दे जो है वो मेन होते हैं। अदरवाइज तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि प्रेसिडेंट अपना स्टैंपिंग और सिग्नेचर कर देते हैं और दूसरे ही दिन
वो सब अखबार में आ जाता है और फिर वो लॉ जो है वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसी होने की संभावना है जहां पे प्रेसिडेंट को एक डाउट रहता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पूछने जैसा है, तो वो ऑब्वियसली उनकी एडवाइस जरूर लेते हैं। ठीक है, बट इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड इट अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट वो बिल को जो कि ऑलरेडी पास हो गया है उसको देखती जरूर है, ठीक है, और उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई ज्यादा कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है तो वो तुरंत ही सीधा प्रेसिडेंट के पास भिजवा देती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इट इज वर्थ कंसिडरिंग तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए और उसके उस बिल को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। हालांकि वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है, लेकिन उसमें एडवाइस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। ओके, बट अदरवाइज इन केस इफ दे फाइंड दैट द proposed bill which was sent to Supreme Court by the President, okay, it is not worth considering, then they would immediately send it back to the President. और फिर प्रेसिडेंट को और कुछ नहीं करना होता है, उनको सीधा अपना सिग्नेचर स्टैम्प करना होता है और उसके बाद जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। It is not mandatory for the president to follow the advice or counsel given by the Supreme Court. प्रेसिडेंट के पास भी उनका खुद का एक पावर होता है। He is after all the first citizen of our country. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो कोई भी एडवाइस दे, सुप्रीम कोर्ट से वो सिर्फ एडवाइस मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डेफिनेटली एडवाइस फॉलो करना ही है। ठीक है, एडवाइस होती है, वो ऑर्डर नहीं होता है। सो वेदर टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस और नॉट, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वो पावर डेफिनेटली है कि वो उस एडवाइस को कंसिडर करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये बात आप खास करके समझिएगा। अब आता है अदर पावर्स, दूसरी क्या सत्ताएं होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ अब दिया गया है। ओके, अ सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, डिसीजन दे दिया है, लेकिन खुद के ही दिए हुए जजमेंट को या डिसीजन को रिव्यू करने का भी अधिकार उनके पास है। उस डिसीजन को दिए हुए टाइम हो गया, ठीक है, कुछ अच्छा खासा समय बीत गया है, उसके बावजूद भी वापस पुराने केस को ओपन करवा के अपने ही दिए गए डिसीजन को रिव्यू करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके लिए उनको कहीं पे पूछने की जरूरत नहीं रहती है। They can just voluntarily decide whether to open the old case and review that judgment or not. Okay, so this is one of the other powers. The Supreme Court can punish for contempt of the court. Contempt of the court के लिए किसी को भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। Contempt of the court का मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट की अवमानना करना। मतलब कि कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उससे उल्टा अगर कोई करता है, ठीक है, उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना वो भी खुद एक क्राइम है। तो उस क्राइम के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी को भी पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, तो वो सत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू नलिफाई एनी स्टेप्स और लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव if it violates the constitution. एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बनाया है या तो कोई कानून पास किया है, उसको कैंसल भी कर सकती है अगर उनको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके विपरीत है ये, या तो उनको ऐसा लगता है कि लाइक पब्लिक वेलफेयर इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इन सच सिचुएशन ऐसे लॉ को जो गवर्नमेंट ने पास किया है उसको सुप्रीम कोर्ट नलिफाई भी कर सकती है, यानी कि उसको डीएक्टिवेट भी कर सकती है। नलिफाई का मतलब डीएक्टिवेट कर देना, उसको कैंसिल कर देना। ठीक है,
आगे है, दिस राइट हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक्चुअली यही राइट प्रेसिडेंट को भी दिया है कि प्रेसिडेंट के पास भी वही राइट होता है कि अगर उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर या तो पब्लिक के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और ये कायदा जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया वो कहीं ना कहीं गलत है, पब्लिक के भले के लिए नहीं है, ऐसा अगर उनको प्रेसिडेंट को लगता है तो वो भी उस लॉ को नलिफाई कर सकते हैं। एंड द सेम पावर इज देयर विद सुप्रीम कोर्ट आल्सो। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ऐसा जरूर करते हैं कई बार कि उस लॉ को नलिफाई करना है कि नहीं करना है, या तो उस बिल को रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी एडवाइस वो सुप्रीम कोर्ट से जरूर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट सीक एनी एडवाइस फ्रॉम एनीबडी एल्स, whereas the president has the option of taking the advice of the Supreme Court in such critical matters. Okay? हालांकि ये चीजें जो है ऐसी चीजें बहुत ही रेयर केस में होती है। सुप्रीम कोर्ट इज दस गार्डियन एंड द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के नागरिकों का या तो फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक रखेवाली भी करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है। पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ या तो द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसके ऊपर रोक लगाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम कह सकते हैं कि इट इज द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स, यानी कि भारत का जो बंधारण है कॉन्स्टिट्यूशन या तो फिर हमारे जो सिटीजन्स हैं उसका गार्डियन भी है। ओके, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पावर्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है, दैट इज नोन एज कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स। अब ये कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स क्या होता है, आइए उसको हम समझते हैं। A Supreme Court has the power to review its own judgment or decision। ये एक्चुअली आगे ही वाला स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपना खुद का दिया हुआ जजमेंट को रिपीट करना या रिवाइज करने का अधिकार होता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, वो भी आ गया है। द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो उससे ही जुड़ा हुआ है एक चीज कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही डिसीजन का रिव्यू कब करेंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जितने भी डिसीजंस दिए थे पहले उसका रिकॉर्ड जब उनके पास होगा तभी जाके वो डिसीजन को यानी कि पुराने डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है दैट इज रिगार्डिंग द सेम थिंग। Court of records hold an evidential value, and when any records from the court are presented, no objection can be taken against it. Okay, court of record यानी एक ऐसी कोर्ट है जहां पे एविडेंस, सबूत जिसको बोलते हैं हम, ये आपने मूवी में या तो सीरियल्स में ये वर्ड सुना ही होगा, सबूत, कि कुछ भी इवेंट या तो कोई भी ऐसी क्रिमिनल घटना बनती है तो हम सीधा मुंह से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक है, कोई ना कुछ अगर हुआ था तो उसका सबूत क्या है, वो सबूत जरूर मांगा जाता है। और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल इवेंट जो हुई है उसके बारे में जो कोई भी सबूत पेश किया जाता है कोर्ट में, वो सारे सबूतों को कोर्ट में संभाल के रखा जाता है। और ऐसे सबूतों को संभाल के रखने वाली जो कोर्ट होती है उसको कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि डिसीजन का रिव्यू जो है वो इसी सबूतों के आधार के ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू नलिफाई एनी स्टेप्स, हमने आगे देख लिया है। तो ऑब्वियसली द जजमेंट एंड डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट दे या तो लॉज को नलिफाई करे, वो फाइनल होता है। ओके,
जाहिर सी बात है उसके ऊपर की कोई कोर्ट होती नहीं तो उसको उनके जजमेंट के खिलाफ हम अपील नहीं कर सकते किसी दूसरी कोर्ट में जाके। तो चाहे उन्होंने कोई जजमेंट दे दिया है या तो फिर किसी भी लॉ को उन्होंने नलिफाई कर दिया तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना, एवरीबडी इज बाउंड टू इट, उसको हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दे आर यूज्ड एज रेफरेंसेस बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हाइल गिविंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस। अब ऐसे तो बहुत सारे मामले आते रहते हैं कोर्ट्स में, ठीक है, तो कोई भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है तो ऑब्वियसली उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि उनके नीचे वाली जो सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट्स वगैरह होती है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट के सुनाए हुए जजमेंट से हेल्प मिल सके कि हाँ कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक केस बना था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ऐसा जजमेंट दिया था। So it works as a kind of guideline for the subordinate courts, और इसीलिए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स भी हमारे सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। They are used as references by subordinate courts while giving judgments and decision. Any court showing its contempt or disapproval can be punished. Okay, कोई भी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करती है तो कोर्ट को भी रिप्रीमेंड किया जाता है। जनरली हर एक इंसान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो जजमेंट है वो मानना पड़ता है और उसकी अवहेलना करना यानी कि कंटेम्प्ट करना यानी कि वो भी एक क्राइम है और उसके खिलाफ भी सजा हो सकती है, ठीक है। तो हमने कोड ऑफ रेकॉर्ड्स भी पढ़ लिया। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे के लेवल की कोर्ट होती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल अबाउट हाई कोर्ट्स, राइट? सो thank you very much for your time. Have a great day ahead. Bye bye.